Do you know the procedure of election of President of India? If you are not, then stay tuned with me. I'll let you know. But before I start, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 का हिस्सा है, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक कवर करता है। एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आने वाले एग्जीक्यूटिव्स है नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नंबर 5 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। आखिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है? हमने पॉलिटी की बुक्स में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में पढ़ा है, बट ये काम कैसे करता है? लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन लोग हैं वो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं, आप और हमारे जैसे लोगों ने तो कभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया होगा, अनलेस यू आर ए फॉर्मर और ए सिटिंग इलेक्टेड एमएलए और एमपी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि। इसके बाद नंबर आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी सभी राज्यों के चुने हुए एमएलएस। और आखिर में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि दिल्ली है। तो ये बात तो कंफर्म है कि मेरे और आप जैसे लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते भैया, अनलेस आप में से कोई इन तीनों में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। One more important thing you need to remember, nominated members of any house cannot, once again, cannot participate in presidential election. चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या किसी भी विधानसभा का, they are not allowed to cast their vote in presidential election. Here I have got a question for you guys. In case of dissolved assembly, are members of the assembly qualified to participate in presidential election? In order to know the answer, stay tuned with me till the end of this video. ये कौन लोग होते हैं और कहाँ से आते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। अब राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स मिला के लगभग 790 के करीब होते हैं, इनका नंबर बनता है। वहीं इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मे क्रॉस 3000 और इवन मोर। और एमएलएज और एमपी की वोट की वैल्यू अगर सेम होगी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमेशा ही एमएलएज के वोट से डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है जो एमएलएज और एमपी की वोट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। In order to calculate the vote value of an MLA, there is a formula, and the formula is total population of the state divided by total number of elected members in the state assembly multiplied by 1 by 1000. With this formula, we can calculate the value of vote of an MLA. Now let's move towards the calculation of the value of vote of an MP. Value of vote of an MP is equal to total value of votes of all MLAs of all states. Remember the fact, all MLAs of all states and UTs divided by the total number of elected members of the parliament, including राज्यसभा एंड लोकसभा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा उसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक स्टेट है ए, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के करीब है, 10 लाख के करीब, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स है 50। तो अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए जो हमने फॉर्मूला पहले देखा हुआ है, तो अब उसको कैलकुलेट करते हैं तो समवेयर अराउंड 20 निकलता है। तो ये हो गया स्टेट ए के एक एमएलए की वोट की वैल्यू। तो अगर स्टेट ए की एक एमएलए की वोट की वैल्यू 20 है तो उस पूरे स्टेट लेजिस्लेटिव की
वोट्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे स्टेट ए में टोटल 50 सीट्स थे तो हमारे टोटल वैल्यू होगी 1000। तो इसी तरीके से स्टेट बी, सी और डी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे बी में टोटल वोट्स ऑफ एमएलए हो जाता है 1000, हमारे सी में हो जाता है 1200, डी में हो जाता है 1000 अगेन एंड ई में हो जाता है 1400। तो अब इन सबको ऐड करने पे हमारे पास टोटल वोट्स जो आते हैं, जो टोटल स्टेट्स की वोट्स है वो बनते हैं 5400। तो 5400 हमारा वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज हो गया। तो अब किसी भी एमपी का वोट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है जैसे कि टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। तो हमने इस केस में कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए कंसिडर किया है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इज 135। तो 5400 को 135 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है रिजल्ट 40। तो इस हिसाब से जितने भी एम पीज हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट में उनके वोट्स की वैल्यू होगी 40। इसी तरह सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है पार्लियामेंट में, बस वहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स अलग होते हैं, सब चीज़ डिफरेंट होती है। मैंने यहाँ कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं। फॉर्मूला ऑफ इलेक्टोरल कोटा, इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। लेट्स से कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि 100 वोट्स पूल्ड होते हैं और जिसमें कैंडिडेट्स का इलेक्शन होना है टोटल 4। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ वोट्स पूल्ड होने हैं 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, जो कि हमारे इस केस में हमने लिया है 4 प्लस 1, तो ये हो जाता है टोटल 5। तो अब 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम आता है वो होता है 20 में प्लस 1 करना है तो 21 हमारे पास अब टोटल आउटकम हुआ। तो किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ वोट्स जो चाहिए वो 21 है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कोटा। तो जो सबसे पहले ये रिक्वायर्ड वोट को अचीव कर लेगा वो इलेक्ट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये 15 मेंबर्स की इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की स्क्वाड है। अब अज्यूम करते हैं कि इन्हें अपना कैप्टन का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से करना है। अब इन 15 में से ये 3 कैप्टन की दावेदारी का पेश करते हैं। पहला नंबर कोहली, दूसरे नंबर पे धोनी और तीसरे नंबर पे रोहित शर्मा। अब इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वाड में बचते हैं टोटल 12 मेंबर्स। यानी हमारे इलेक्टोरल कोटा फॉर्मूले के हिसाब से जो कोई भी इन तीनों में से 7 वोट सिक्योर कर लेगा वही कैप्टन बनेगा। लेकिन इनको वोटिंग करते समय चुनाव प्रेफरेंशियल ऑर्डर में करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर जडेजा चाहता है कि धोनी कैप्टन बने तो उसे धोनी के नाम के आगे 1 लिखना पड़ेगा, और अगर उसकी सेकंड चॉइस या सेकंड प्रेफरेंस रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा के नाम के आगे 2 एंड कोहली के नाम के आगे 3। इसी तरह सारे प्लेयर्स को करना होगा। अब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उन्हें अपना जो वोट है वो सीक्रेट बैलेट में डालना है। तो अब बात आती है काउंटिंग की। तो सबसे पहले कोहली को 12 में से 3 प्लेयर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, और वहीं धोनी को 12 में से 5 प्लेयर्स ने और रोहित शर्मा को 4 प्लेयर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया है। अब सिचुएशन पे ध्यान दे तो किसी ने भी रिक्वायर्ड कोटा को अचीव नहीं किया अभी तक, लेकिन सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट कोहली को मिले हैं। तो इसलिए उनको इस रेस से एविक्ट कर दिया जाएगा, और उन 3 प्लेयर्स जिन्होंने कोहली को वोट दिया था, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया था, उनका सेकंड प्रेफरेंस चेक किया जाएगा, यानी ये सेकंड चॉइस चेक की जाएगी। तो अब उन 3 प्लेयर्स में से 2 ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस चुनी है धोनी को और एक ने रोहित शर्मा को। तो अब काउंट करें तो धोनी के पास टोटल वोट्स है, पहले उनके पास 5 वोट्स थे और सेकंड प्रेफरेंस का उनके पास 2 वोट्स आए, तो उनके टोटल वोट्स हो गए 7। वहीं रोहित शर्मा के पहले उनके पास 4 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट्स थे, उसके बाद एक उनके पास सेकंड प्रेफरेंशियल वोट्स आया, तो टोटल हो गया उनका 5। इस हिसाब से अगर हम काउंटिंग करें तो धोनी ने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोटा अचीव कर लिया है जो हमारे इस इलेक्टोरल कोटा के लिए रिक्वायर्ड था। तो इस हिसाब से धोनी कैप्टन चुने जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जिसमें प्लेयर्स की जगह एमपीज और एमएलएज होते हैं, वो भी इलेक्टेड. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग I would like to tell you guys. In case of any dispute in connection with the election of the President of India, it will be inquired by the Honorable Supreme Court of India, whose decision is final in nature. Here I have got few questions for you guys. The only thing you need to do is to pause the video after reading the question, choose your answer, and then check your answer. Am I clear to you guys? Then let's start. First question is, who among the following is the part of the Union Executive? Your options are A. Vice President, B. Prime Minister, C. Attorney General of India, and D. All of them. Pause the video and answer the question. The answer of the question is D. All of the above. Because Union Executive consists of President, Vice President, Prime Minister, Attorney General of India, and Council of Ministers. Question number 2. Consider the following. Statement first. President is elected by the Rajya Sabha members and the elected members of the state legislative assemblies. Statement 2. In case of bicameral legislature and the nominated members of the legislative assemblies of union territories are participated in the election of the president. Which of the statement given are correct? Your options are A. 1 only, B. 2 only, C. Both 1 and 2. Option D. Neither 1 nor 2. The answer of the question is D. Neither 1 nor 2. As elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and legislative assemblies of state and UTs participate in the election of the president, whereas nominated members cannot participate in the presidential election. Question number 3. Consider the following. First statement. The president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting is by secret ballot. Statement 2. The system of proportional representation ensures that the successful candidate is returned by the absolute majority of votes. Statement 3. Under this system, a candidate, in order to declare elected to the office of president, does not require any fixed quota of votes. Which of the statements given are correct? Your options are option A, 1 only, option B, 1 and 2 only, option C, 2 and 3, option D, all of the above. The answer of the question is option B. Question number 4. Question number 4. All doubts and disputes in connection with the election of the president are inquired into and decided by which of the statement is correct? A. Lok Sabha, B. Rajya Sabha, C. Supreme Court of India, D. Election Commission of India. The answer is Supreme Court of India. Read Article 70. In case of any query or doubts regarding the election of the President of India, you may post your doubts in the comment section. Thank you very much.